नमस्कार दोस्तों, साहित्य की ओर में आज की कहानी है मालती जोशी जी द्वारा लिखी गई कहानी उफान। पोस्टमैन की आवाज़ सुनकर माँ जी बाहर आई। 2 चिट्ठियाँ थीं, दोनों ही बहू की थी। एक उनके लिए, एक हरीश के लिए। हरीश का लिफाफा उन्होंने उसकी दराज में रखकर इतनी जोर से उसे बंद किया मानो अपना सारा रोष उसी निर्जीव लकड़ी के टुकड़े पर निकाल रही हूँ। फिर अपना वाला कार्ड टुकड़े टुकड़े करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। एक बार पढ़ा भी नहीं। उनका बस चलता तो हरीश की चिट्ठी का भी वही हाल होता। शुरू शुरू में 2-3 चिट्ठियां उन्होंने सचमुच गायब कर दी थी। हरीश दफ्तर से लौटकर रोज दराज देखता, फिर चुप रह जाता। एक दिन आखिर उसने कह ही दिया, अम्मा मैं दफ्तर के पते से चिट्ठियां मंगाया करूं तो तुम्हें बुरा तो ना लगेगा। हरीश एकदम अपने पिता पर गया है। वाद विवाद के फेर में नहीं पड़ता। जो कुछ कहना है एक शब्द में कहकर चुप हो जाता है। वे लेकिन शर्म से पानी पानी हो गई थी। अपने इस घुन्ने लड़के के सामने अपनी चोरी पकड़े जाने का एहसास उन्हें बहुत दिनों तक घेरे रहा था। तब से चिट्ठियां चुपचाप दराज में पहुंचने लगीं। बहू की चिट्ठी को वह हवा पर सवार होकर इधर उधर होते देखती रही। मुआ काट जल्दी से उड़ता भी नहीं। इससे तो शाम को सिगड़ी के नीचे डाल देती तो ठीक था, पर उतनी देर भी उसे अपने पास रखने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। लगता था पास रहने पर वह पढ़ने का लोभ संवरण न कर पाएंगी। तब बहू की शहद भीनी बात उन्हें अपने साथ बहा ले जाएगी। अपनी मीठ बोली बहू की याद आते ही मन न जाने कैसा होने लगा। उसकी पहली चिट्ठी आई थी तब वह पूरे मोहल्ले में दिखाती फिरी थी। बहू के पीहर जाने पर इन्हीं चिट्ठियों के सहारे तो वह उनके पास बनी रहती। राम श्याम के जन्म के बाद से तो उनका मोह इतना बढ़ गया था कि 8वें दिन चिट्ठी नहीं आती तो बेचैन हो उठती। हरीश के पास पत्र आता तो वे दिन भर घड़ी की ओर देखती रहती। दफ्तर से लौटकर हरीश जो ही पत्र खोलता वे वहीं पहुंच जाती और अधीरता से पूछ बैठती, क्यों रे, क्या लिखा है उसने? तब हरीश बेचारा लड़कियों की तरह शर्म से लाल हो उठता और अपनी बेवकूफ़ी पर माँ जी खुद ही झेंप जाती। बहुत पुरानी बातें तो नहीं हैं ये, फिर भी लगता है पता नहीं कब का किस्सा है यह सब। पता नहीं उनकी ममता का, स्नेह का झरना एकाएक कैसे सूख गया। बहू के भाई की शादी में क्या गई कि अपनी सारी खुशी ही लुटाकर लौटी थी वह। कितना मनुहार कर कर के बुलाया था समधी जी ने, कितने आदर मान के साथ स्वागत किया था, कैसी कैसी खातिर की थी। लौटी तो कितना कितना सामान दिया था। नई भाभी के साथ कुछ रोज रह लेने के बहाने बहू वहीं दिल्ली में रह गई थी। माँ जी और हरीश लौट आए थे। रात को पहुंच की चिट्ठी लिखते हुए हरीश ने पूछा था, छाया के पापा को चिट्ठी लिख रहा हूँ, तुम्हारी ओर से आशीष वगैरह तो लिख दिया है, और कुछ लिखवाना है? वे चुप। कब तक भेजने के लिए लिख दूँ? हरीश ने फिर पूछा। वे जैसे फट पड़ी। लिख दे, अपनी लाडली को वहीं रख ले, यहाँ भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। हरीश सुन रह गया था। क्या बात है अम्मा, किसी ने कुछ, मेरा मतलब है तुम्हारा अपमान किया है किसी ने? मेरे ख्याल से उन लोगों ने, क्या तुम्हारी खातिर में कुछ कमी रह गई? लेन देन में कुछ कसर रह गई क्या? हुआ क्या है आखिर? लेने देने में, खातिरदारी में कमी क्यों होगी भला? बड़े आदमी जो हैं, पर हम भी कोई भिखारी नहीं है कि रुपयों से हमारी झोली भरकर वे हमें चुप कर देंगे। भगवान के लिए अम्मा कुछ बताओ भी। तब माँ जी ने हरीश को सब कुछ बताया था। शादी में ढेर के ढेर रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे।
सबके तो नाम भी उन्हें याद नहीं। उन्हीं में से एक महिला ने उन्हें बतलाया था कि छाया का कॉलेज के किसी लड़के से प्रेम हो गया था। दोनों ने भागने की भी योजना बना ली थी। छाया तो स्टेशन पर पहुंच भी गई थी, पर लड़का ऐन मौके पर हिम्मत हार गया और समय रहते छाया को घर लौटाया जा सका था। तभी न इतनी दूर जाके लड़की ब्याही है, और माजी बेचारी अब तक इसी भ्रम में थीं कि उनके लड़के की कीर्ति इतनी दूर से लड़की वालों को खींच लाई है। सारी बात सुनाने के बाद माजी ने सोचा था कि हरीश उबलेगा, बिफरेगा, चीखेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह उसी तरह शांत बैठा रहा। माजी जब जी भरकर दिल्ली वालों को कोस चुकी, तब वह धीरे से बोला, अब तुम्हारा क्या विचार है? विचार क्या होगा, उसने हैरत से कहा। सब कुछ जान लेने के बाद भला अब उस लड़की को घर में ला सकते हैं हम? घर की बात कोर्ट कचहरी तक जाए अच्छा नहीं लगता, पर दूसरा उपाय ही क्या है? शादी से पहले पता चल जाता तो और बात थी। मुझे पता था। क्या? ठीक कह रहा हूँ अम्मा, मुझे पता था। छाया ने ही खुद पत्र लिखकर मुझे सारी बातें बतलाई थीं। और फिर भी तू उसे ब्याहने चला गया? उन लोगों की अमीरी का ऐसा जादू चल गया तेरे ऊपर? आश्चर्य और दुख के कारण उनसे बोला नहीं जा रहा था। जादू तो मुझ पर चल गया था अम्मा, पर उन लोगों के बड़प्पन का नहीं। दान दहेज के बारे में तो मैंने उस समय सोचा भी नहीं था। मैं तो उनकी ईमानदारी का कायल हो गया था। जो बात बाद में 4 शुभचिंतकों ने 4 तरह से मुझ तक पहुंचाई, वह बात सबसे पहले मुझे छाया ने ही बतलाई थी। सोचो तो उसने कितना बड़ा खतरा मोल ले लिया था। इस अभागे देश की लड़की के लिए मैं सोचता हूँ यह बहुत बड़ी बात थी। अम्मा कुछ नहीं बोली, बस घृणा से मुंह बिचका दिया। और यह भी तो सोचो अम्मा, कोई डरपोक व्यक्ति अगर उसे समय पर धोखा दे गया तो इसमें उसका क्या दोष है? किसी और की नालायकी की सजा वह क्यों उठाए? बस तू ही तो रह गया था न्याय करने के लिए। धन्य है रे लड़के। और वह दोनों हाथों से सिर पकड़कर बैठ गई थी। कमरे में एक भयानक चुप्पी छा गई थी। बड़ी देर बाद हरीश धीरे से बोला था, चिंता मत करो अम्मा, जब तक तुम नहीं कहोगी मैं उसे यहाँ नहीं लाऊंगा। तुमने मेरे लिए ज़िंदगी में बहुत दुख उठाए हैं। अब यह एक और दुख, अनचाही बहू के साथ रहने का दुख, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। हरीश ने बात वहीं समाप्त कर दी थी। माजी मन में कुढ़कर रह गई। हीरे से लड़के की जिंदगी बर्बाद होने का दुख उन्हें साल रहा था। धोखेबाज मिठबोले समधियों के लिए गुस्सा उबला पड़ता था, और बहू, उसके भोले भाले रूप के पीछे यह चलित्र छिपा होगा, किसने सोचा था? और इसी कुलच्छनी लड़की के लिए लड़का उनका पराया हो गया है। वह मुंह से कुछ नहीं कहता, उन्हें किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं देता, उनकी सुख सुविधा का ख्याल रखता है। हारी बीमारी में, सेवा टहल में कोई कसर उठाकर नहीं रखता। व्रत उपवासों पर फल फूल ले आता है। तीज त्योहारों पर, पर्वों पर मिठाई दान दक्षिणा का प्रबंध करना नहीं भूलता। पर माँ होकर वह क्या इतना नहीं समझती कि वह भीतर ही भीतर उनसे कट गया है? पहले की तरह अब वह लाड़ से उनकी गोद में आकर नहीं लेटता, अपनी पसंद के नाश्ते की फरमाइश नहीं करता, खाना खाने के बाद उनके पल्लू से हाथ नहीं पोंछता। सोचते सोचते सिर भारी हो गया तो वे रसोई में आ गई। अभी 3 ही बजे थे, पर वे शाम के नाश्ते की तैयारी में जुट गई। रसोई में बर्तन खनकते हैं तो उनका अकेलापन कुछ कम हो जाता है। इस अकेलेपन से उन्हें डर सा लगने लगा है।
इसलिए वह अक्सर महरी से, दूध वाले से, जमादारिन से देर तक बतियाती रहती हैं, पर उन लोगों से भी ज़्यादा देर बात नहीं हो पाती। घूम फिर कर सभी एक बात पर आ जाएंगे, बहू रानी कब आ रही हैं, मुन्ना बाबू कब आएंगे। तब लाडले राम श्याम की याद आकर कलेजे में कैसा तो होने लगता है। उन लोगों के रहते दिन कब कहाँ कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता था। उनकी किलकारियाँ, बहू की चांदी की घंटियों की आवाज़ घर को कैसा भरा भरा रखती थी। तब हरीश भी इतना चुप नहीं रहता। अब तो अव्वल उसका पाँव घर में टिकता नहीं, घर में रहेगा भी तो किसी किताब में सिर देकर बैठा रहेगा। कभी कभी उसकी यह उदासी, यह सूनापन देखा नहीं जाता। लगता है सारा रोष, सारा अभिमान ताक पर रख कर कह दें, जा ले आ बहू को, मेरा क्या है, एक कोने में पड़ी रहूंगी ठाकुर जी को लेकर, तुम राजा रानी आराम से रहो। पर बात होठों तक आते आते कड़वी हो जाती और वे प्रयास कर चुप ही रहती। मन ही मन कहती, तू अपनी जिद का पक्का है तो मैं भी तेरी माँ हूँ, मैं क्यों अपनी बात ओछी पड़ने दूंगी। हरीश आया, सब्जी का थैला रसोई में रखकर कमरे में चला गया। वह चाय बनाकर बैठी रहीं। बड़ी देर तक वह नहीं लौटा तो खुद ही नाश्ते की प्लेट और चाय का कप लेकर कमरे में चली गई। वह पत्र पढ़ रहा था। उन्हें तो पत्र की बात याद ही न रही थी। माँ को देखकर उसने लिफाफा दराज में डाल दिया और चुपचाप नाश्ता करने लगा। माँ का मन रखने के लिए उसने इधर उधर की कोई बात छेड़ी थी, पर बातचीत जम ही ना पाई। चाय पीकर वह फिर से बाहर जाने के लिए तैयार होने लगा तो उन्हें घबराहट होने लगी। कहीं जा रहा है? हाँ अम्मा, और रात के खाने पर इंतज़ार मत करना। क्यों? आज पार्टी है। अपना मनोज है ना, वह विलायत जा रहा है। अच्छा, तो एक दिन अपने यहाँ भी बुला लेना उसे, तू तो उसका पक्का दोस्त है। सबसे पहला न्योता तो तेरी ओर से ही होना चाहिए था। हरीश का चेहरा क्षण भर को तो कैसा हो गया। धीरे से बोला, दरअसल अम्मा, पार्टी मैं ही दे रहा हूँ। घर पर ही बुलाना चाह रहा था, पर काफ़ी लोग हैं, तुमसे संभल नहीं पाता। मतलब है कि तुम्हें तकलीफ़ होती इसलिए। होटल में पार्टी दे रहा है, यही ना? माँ जी का मन हुआ कि लड़के को खूब खरी खोटी सुनाए। तकलीफ़ का तो बहाना है। सच तो यह है कि अब अम्मा के हाथ का खाना भाता नहीं है। बहू की तरह विलायती खाना उन्हें थोड़े ही आता है। पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उसे तैयार होते देखती रहीं। मन हुआ कि पूछें कि जब घर पर खाना नहीं था तो ये ढेर की ढेर सब्जी किसके लिए लाए हो, पर यह भी नहीं कहा, बस बुत बनी बैठी रहीं। हरीश के जाने के बाद घर और सूना लग उठा। शायद इसी सूनेपन की कल्पना से वे इतनी अधीर हो उठती थीं। दिन भर तो वह किसी तरह रह लेती हैं, पर शाम को खाली घर उन्हें काटने दौड़ता है। इस समय किसी के यहाँ जाना भी अच्छा नहीं लगता। सबके यहाँ चहल पहल होती है, सबके पास अपने अपने काम होते हैं, सबके बीच में वे ही एक फालतू सी लगती हैं। आज तो रात के खाने का भी कुछ झंझट नहीं था, फुर्सत ही फुर्सत। सारे घर की बत्तियां जलाकर वे बाहर जाकर दरवाजे में बैठी रहीं, सड़क की रौनक देखती रहीं। पाए लागी काकी, उन्होंने चौंक कर सिर उठाया। मकान मालिक की बहन कांता अपने छोटे बच्चे के साथ खड़ी हुई थी। अरे कांता बेटी, आओ आओ, उन्होंने उल्लासित स्वर में कहा। इतनी लंबी शाम काटने का एक सहारा सा मिल गया था उन्हें। उसकी आवभगत करने में, उससे बातें करने में काफ़ी समय निकल गया। भैया नहीं लौटे क्या अभी? जरा देर बाद कांता ने पूछी। भाभी नहीं है तो क्या दफ्तर में ही बैठे रहते हैं?
माँ जी को लगा जैसे किसी ने उसके मर्म पर ही चोट की है। वो नहीं है तो क्या, बूढ़ी माँ तो बैठी है, उसके लिए तो समय पर आना ही पड़ता है। मुझे तो बिन्नी जरा देर हो जाए तो फिक्र होने लगती है। अभी अभी बाहर गया है, किसी पार्टी में गया है। उन्होंने लंबी चौड़ी सफाई दी। उनसे एक काम था, आप ही से कहे जाती हूँ। सुबह शायद ना आ पाऊँ। बताओ। आज के पेपर में एक स्कूल का विज्ञापन निकला था, खंडवा में है। आप लोग तो वहीं के हैं। अगर भैया किसी को जानते हो तो मेरे लिए कोशिश कर देवें। तू नौकरी करेगी? माँ जी को इतना आश्चर्य हुआ। बड़े घर की बेटी है, खाते पीते घर की बहू है, इसे क्या गरज आ पड़ी। फिर याद आया, पति 3 साल के लिए अमेरिका गए हैं, इसलिए अपने चारों बच्चों को लेकर वह पिछले साल से यहाँ आ गई है। अकेले समय नहीं कटता होगा। कांता से बोली, नौकरी ही करनी है तो इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है लल्ली, यहीं ढेर सी नौकरियां मिल जाएंगी। सेठ जी तो कितनों को जानते पहचानते हैं। यही तो बात है काकी, मैं दादा से कहना नहीं चाहती और मैं यहाँ नौकरी चाहती भी नहीं। कहीं बाहर ही मिले तो अच्छा, यहाँ रहकर अलग घर लेना भी अच्छा नहीं लगता। माँ जी का माथा ठनका। क्यों री, कुछ खटपट हो गई है क्या भाभीियों से? नहीं, खटपट तो नहीं हुई है, पर अब तुमसे क्या छिपाना काकी। लड़की तो मेहमान की तरह आए तो अच्छी लगती है, यूं हमेशा के लिए घर। हाय हाय, ऐसा कुबोल क्यों बोलती है? भगवान करे तू अपने घर में 100 साल तक राज करे। 2-3 साल की तो बात है, अभी आए जाते हैं कुंवर जी। ये तुम कह रही हो काकी, पर उन लोगों को इतना सब्र कहाँ है। उन्हें तो लगता है मैं हमेशा के लिए उनके गले पड़ गई हूँ। तुम्हें क्या बताऊं घर में कैसा व्यवहार हो रहा है। पुरुषों की तो आंखों में यह सब आता भी नहीं। मैं भी उन लोगों से कहने जाऊं अच्छा नहीं लगता। जीजी कुछ नहीं कहती? अम्मा, सबसे ज़्यादा दुख तो उन्हीं के कारण है। चुपचाप सब देखती रहती हैं पर कुछ नहीं कहती। उल्टे मुझी को सुनाती है कि तू तो कल को अपने घर चली जाएगी, मुझे तो इन्हीं बहुओं से निवाह करना है, मैं क्यों बुरी बनूं। बोलते बोलते कांता का गला भर आया। माँ जी की आंखें भर आई। दूध वाले ने आवाज़ दी तो कांता की रामायण थोड़ी देर को रुकी। माँ जी के हाथ में भरी हुई दूध की पतीली देखकर उसने फिर कहा, दूध की ही बात लो काकी, घर में 2 भैंसें लग रही हैं, पर मेरे बच्चों के हिस्से में वह काढ़ा आता है चाय का। छोटके को भी 1 गिलास दूध नहीं मिल पाता। क्यों, क्या होता है इतने दूध का? कमरों में पहुंच जाता है, रसोई में इतना सा आता है, उसी से दिन भर काम चलता है। यूं तो देवरानी जिठानी दिन भर लड़ती रहेंगी, पर मेरे वक्त बिल्कुल माँ जाई बहनें बन जाती हैं। इससे तो ससुराल ही में रह जाती तो अच्छा था, पर इतनी बड़ी नाक ले आई थी, अब किस मुंह से जाऊं वहाँ। कांता के जाने के बाद भी बड़ी देर तक उनका मन उदास बना रहा। कांता तो पीहर में थी और उसके पति सिर्फ कुछ सालों के लिए परदेश गए थे। उन्होंने तो पति के पीछे पूरे 15 बरस देवरानी के राज्य में बिताए थे। रसोई से लेकर जचकी तक कौन सा ऐसा काम था जो उन्होंने नहीं किया था। पर छोटी का मुंह हमेशा चढ़ा ही रहता। जिस तिस से कहती फिरती, हमें तो बहना 2-2 गृहस्थी पालनी होती है। देवर लेकिन सतयुगी थे, भाभी को पूजते थे, हरि को अपने सामने ही रखते, अपने साथ खाना खिलाते। पर वे ठहरे मर्द मानुस, वे क्या जाने कि किसकी दाल में घी है, किसकी रोटी चुपड़ी नहीं है, किसकी दही में कितनी शक्कर है, दूध में कितना पानी पड़ा हुआ है। घर में नित नई चीज़ें बनती, उन्हें खुद ही खटकर बनानी होती थी, पर हरीश की थाली में बस 1 आध बार ही वे जाती, बाकी सब छोटी के बच्चे चट कर जाते।
कई बार चोरी छुपके माँ जी ने बेटे को कुछ खिलाना चाहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। बचपन से ही बड़े तेवर वाला था वह। कॉलेज की पढ़ाई के लिए जब पहली बार शहर गया था हरीश तो चिंता के मारे माँ जी खाट ही से लग गई थी। छुट्टियों में जब वह लौटा तो उसके भरे भरे गाल देखकर उनकी आंखें जुड़ा गई थीं। होटल का ही सही, पर वह अपनी मर्जी का तो खा रहा है। रोज किसी की कड़वी जहर बातें तो नहीं सुननी पड़ती। हर कौर पर कोई टोकता तो नहीं है। छोटी लेकिन जल भुन गई थी। और लोग तो घर छोड़कर दुबला जाते हैं, पर इधर देखो। अरे हम तो पराए हैं, पर माँ की तो याद आई होती। सच बहुत परेशान किया था उसने। बेटे के राज में इतना सुख मिला कि पिछला दुख दर्द उन्हें भूल ही गया था। आज कांता की बातों से पुराने घाव फिर हरे हो गए और उनका रोम रोम छोटी को कोसने लगा। लाख दुश्मनी निभाई उसने, पर मेरे बेटे के भाग्य में विद्या थी, ओहदा था, सो तो उसे मिलकर ही रहा। उसके अपने बेटे तो 10वीं तक भी घिसटते हुए पहुँचे हैं। मोहल्ले भर में कहती फिरी है, हमारी सारी कमाई तो राजकुमार को पढ़ाने में खर्च हो गए। अपने बच्चों का हाथ खाली ही रहा। सब बकवास है। बच्चे इस लायक हों तो पहले। जैसा किया है वैसा ही तो भरेगी। अब देख देख कर जलती है। हरीश की शादी में आई थी तो बहू को देखकर, दान दहेज देखकर आंखें फटी की फटी रह गई थीं। और यकायक उन्हें लगा कि छोटी की बुरी नज़र ही उनके संसार को छिन्न भिन्न कर गई है। यूं दिखाने को तो बड़ी तारीफ के पुल बांधती है हमेशा, पर जरूर ही उसकी जान जल गई होगी। अब यह नया किस्सा सुनेगी तो उसके कलेजे में कैसी ठंडक पड़ेगी। दूध जलने की गंध से उनका ध्यान खिंचा। अपना बुढ़ापे का शरीर ठेल ठाल कर वह रसोई तक पहुंची। तब तक पता नहीं कितना उफन गया था। फर्श पर दूध ही दूध हो रहा था। इतना गुस्सा आया उन्हें, गैस के चूल्हे पर मरा राक्षस की तरह जलता है। फिर याद आई कांता की। उसी के सामने दूध लिया था। जरूर उसी की नज़र लग गई है आज। उसके बच्चों को दूध नहीं मिलता तो मेरे बच्चे को भी टोक लगा गई। दूध की ओर टुकुर टुकुर देखता हुआ कांता का छोटा बच्चा उनकी आंखों में घूम गया। एक कप दूध उसे पिला ही देती तो ठीक था। धीरे धीरे कांता के बच्चे की शक्ल उनके राम और श्याम में बदल गई। लगा जैसे वे भी मामा के बच्चों की ओर टुकुर टुकुर ताक रहे हैं एक कप दूध के लिए। फिर याद आई बहू। मुई मुझ जैसी कटकरेजी भी तो नहीं कि छाती पर इतना दुख सह ले। बच्चा गिर पड़े तो पहले खुद रोने बैठ जाएगी। सामने वाला उसे चुप कराए कि बच्चे को बुखार हो जाए तो आधी बीमार वे खुद हो जाएगी। कांता की तरह होशियार भी तो नहीं कि। और उन्हें अपनी अकर्मण्य, भावुक और भोली भाली बहू पर बेहद गुस्सा आने लगा और वे रगड़ रगड़ कर फर्श पोंछने लगी। यह क्या हुआ अम्मा? दूध फैल गया क्या? हरीश ने घर में पांव देते ही पूछा, पर वे नहीं बोली। उसी तरह जोर लगाकर फर्श रगड़ती रहीं। तुम उठो अम्मा, मैं साफ कर दूं। रहने दे भैया, काम करने के लिए तो हम बने हैं। हमारी तो हड्डी मसान में नहीं पहुंच जाती तब तक हमें खटना है। तुम साहब बने डोलते रहो। वे अपने बाप के यहाँ मौज मार रही है। घर में मुफ्त की नौकरानी जो रखी हूँ। वे गुस्से में इसी तरह उटपटांग बड़बड़ाती हुई फर्श धोती रहीं। आंख उठाकर उन्होंने एक बार भी ऊपर नहीं देखा। देखती तो पता चलता कि हरीश उनके इस रुद्रावतार पर मंद मंद मुस्कुरा रहा है। तो ये आप सुन रही थी मालती जोशी जी द्वारा लिखी गई कहानी उफान, रेनू की आवाज़ में। ऐसी अद्भुत कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू।